हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की इस कड़ी में आज एक बार फिर से मैं आपके लिए वॉइस को लेकर के आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले पार्ट 1 वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने प्रकार का होता है और आप वॉइस को कैसे इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में मैंने बेसिक से जुड़ी हुई जितनी भी बातें वॉइस से रिलेटेड थी उन सबको बताया था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज पार्ट 2 वीडियो में भी काफी अहम जानकारियों को मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी भी सावधानियां हैं, बारीकी है जिसका आपको वॉइस सीखते वक्त जो है ध्यान रखना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप मेरा पार्ट 1 निश्चित रूप से देख लेंगे। वैसे मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी भी वीडियो है वो आपको तुरंत से प्राप्त हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना समय गंवाए चलिए हम लोग वॉइस को एक बार फिर से सीखते हैं। तो वॉइस में पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं ताकि जो नए हैं उसको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। वॉइस में हम लोगों ने सीखा था कि वॉइस के वर्ब से हम लोगों को दो बातों का पता चलता है। क्या पता चलता है भाई? तो वाक्य में सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम किया जा रहा है। सबसे पहले आपको यही समझने की आवश्यकता है, मैंने पार्ट 1 में भी बताया है कि वॉइस के वर्ब से हमें किन बातों का पता चलता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट काम करे तो वहां पर यह हमारा डूअर होता है और जब सब्जेक्ट पर ही कोई काम किया जाता है तो वहां पे यह हमारा नॉन डूअर होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट आपका डूअर हो जाए तो वो आपका टेंस होता है, ठीक है। और जब सब्जेक्ट पर कोई काम किया जा रहा होता है तो वो आपका वॉइस होता है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉइस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा आपका पैसिव वॉइस होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्टिव वॉइस को आप कुछ नहीं समझो। एक्टिव वॉइस जो आप देखते हैं ना वॉइस में, वो आपका टेंस होता है। यानी कि टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं वो सबके सब आपके एक्टिव वॉइस होते हैं। समझ रहे बात को? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर होगा तो वो आपका एक्टिव वॉइस होता है। इस पे मैंने चर्चा की थी, ठीक है। तो इतना अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि जब ये वॉइस की बात आती है तो सीधा समझिए कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है तो वो आपका जो है वॉइस होता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे मैंने बताया था कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आपका, यहां पे ध्यान देंगे ऑक्सिलरी वर्ब रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, V1, V2, V3, V4, V5 प्लस ऑब्जेक्ट आपका दिखे तो सीधा समझना भाई वो आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। और यदि पैसिव वॉइस की बात कर लें तो सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी इसमें अनिवार्य रूप से रहेगा और उसके बाद ओनली V3 रहता है और बाय प्लस आपका जो है वो ऑब्जेक्ट रहता है। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए तो सीधा समझना वो हमारा पैसिव वॉइस है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। इसमें मैंने ये भी बताया था कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव में चेंज करते वक्त, और ये सब्जेक्ट जो है वो पैसिव में चेंज करते वक्त पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। रही बात तो ऑक्सिलरी वर्ब की, तो इसमें जो टेंस का इस्तेमाल रहता है उसी अनुरूप यहाँ पे हम लोग टेंस का चयन करते हैं, टेंस के अनुरूप वर्ब लेते हैं, ठीक है।
और वर्ब के फॉर्म की बात करें तो एक्टिव वॉइस में V1, V2, V3, V4, V5 कुछ भी रह सकता है, लेकिन पेसिव वॉइस में ओनली आपका जो है वो V3 रहता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना है। क्या बढ़ना है? यहाँ पर आप देखिए कि इस वीडियो में और पिछली वीडियो दोनों में मैंने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। तो सवाल उठता है कि क्या वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना जो है वो मैंडेटरी है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सामान्यतया उसका पेसिव वॉइस नहीं बनता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ब की चर्चा करना जो है वो आवश्यक है। अगर हम लोग वर्ब की बात करें तो वर्ब जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन सा प्रकार भाई? तो पहला आपका होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर एक लाइन में आप इसे समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि वे वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, और वे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर आपको वॉइस का वो चीज मैं समझाना चाहता हूं जो कि आपको याद रखना चाहिए। जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, यानी कहने का मतलब है कि उनका पेसिव वॉइस जो है वो बनेगा, लेकिन वे वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं नॉर्मली उसका जो है पेसिव वॉइस वो नहीं बनता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पेसिव बनाना संभव नहीं है, इसे आप समझ लीजिए अभी ही। अब सवाल उठता है कि क्या किसी भी परिस्थिति में इंट्रांजिटिव वर्ब का पेसिव नहीं बन सकता है? तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है जहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब से आप उसको पेसिव बना सकते हैं। कहाँ पे? अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगा रहे, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ रहे, तो वैसी स्थिति में आपका ये पेसिव वॉइस बनता है। पेसिव वॉइस में ये बदल सकता है। ठीक है, अब एज फॉर एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग कर लें, सपोज कि मैं लिखता हूं राम लाफ्स। अब यहां पर आप देखिए कि राम लाफ्स में लाफ्स जो है वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके बाद ना तो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट है। तो क्या ऐसी स्थिति में ये आपका पेसिव वॉइस बन सकता है? तो ये कभी आपका पेसिव वॉइस नहीं बन सकता है। ठीक है, ये कभी भी आपका पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब अगर बात कर लें कि अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि राम laughs at me, तो यहां पर देखिए कि एट जो है वो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है और इसका ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो मैंने क्या बताया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशन लगा रहे तो पेसिव बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी परिस्थिति में इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो पेसिव में आपका परिवर्तित हो सकता है। अब अगर इसको अभी हम लोग पेसिव में चेंज करें तो ये हो सकता है। अब इसको हम बनाने का तरीका नहीं सिखा रहे हैं, फिर भी आपको जो अभी तक मैंने बताया है उसका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें चूंकि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो कोई बात नहीं है, जो उसमें करते थे वही यहां भी करेंगे। इसको सब्जेक्ट बनाओ तो मी का नॉमिनेटिव केस आई होगा, सब्जेक्ट आपका बन गया। अब देखिए कि ये जो वर्ब है ये वर्ब का 5वां फॉर्म लगा हुआ है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि जब हम लोग वर्ब का चयन करते हैं, जैसे अभी सिंपल प्रेजेंट का आपका ये वाक्य लिखा हुआ है, तो एक आगे वाला टेंस, तो एक आगे वाला टेंस क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग उठा लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वर्ब वहां पे अब हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से क्या सब मिल सकता है भाई? तो हमको मिल सकता है इज, एम और आर। तो अब यहाँ पे आपको क्या रखना है? तो आई के साथ में आप कौन सा वर्ब लेते हैं? तो एम लेते हैं, आई एम। अब यहाँ लाफ का तीसरा फॉर्म लगाओ भाई, आई एम लाफ्ड। फिर यहाँ पे एट लिखो, बाय राम।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगता है कि एट लिखूं कि बाय लिखूं या दोनों लिखूं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझना आवश्यक है कि अगर आप इसमें से एट हटा देते हैं, यानी कि आप आई एम लाफ्ड बाय राम लिखते हैं, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस में आपको जो ये लाफ के साथ एट का प्रयोग किया गया है, यह तो रखना ही रखना है। बाय प्लस एजेंट की जो बात हो रही है ना, वो आपको भी रखना पड़ेगा। यानी कि आई एम लाफ्ड एट बाय राम जो लिखा हुआ है वो आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि एक्टिव से पैसिव में ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या रोल है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले वॉइस हमारा दो प्रकार के होते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, एक्टिव वॉइस और दूसरा था आपका भाई पैसिव वॉइस। ठीक है, अब ये बात आप समझ गए हैं कि पैसिव वॉइस का मतलब ही हो गया कि वर्ब के बाद आपका तीसरा फॉर्म, और ये तो भाई एक्टिव वॉइस मतलब टेंस होता है, इतना आप समझ गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये जो मैं टेंस कहता हूं ना, तो इसका सीधा समझिए कि टेंस कितने टेंस के फॉर्म्स हैं। तो टेंस के 12 फॉर्म्स हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, अगर तीनों को आप जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें केवल 8 फॉर्म्स का ही हम लोग जो है पैसिव बनाते हैं। इस पे भी एक बहस होने की आवश्यकता है। 8 फॉर्म्स इसलिए बनता है क्योंकि क्या होता है ना, कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जैसे सिंपल प्रेजेंट के लिए अगर वर्ब चुन रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ले लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए लेते हैं तो उसमें बीइंग लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना आपको कि ये 12 के 12 फॉर्म्स का नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि किसका किसका बनता है। तो इसमें ध्यान देना भाई, अगर प्रेजेंट टेंस की बात कर लो तो सिंपल प्रेजेंट का बनेगा, फिर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा। ठीक है, फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर बात कर ले हम लोग पास्ट टेंस में, तो ठीक इसी तरह से आप समझ लीजिए कि इसमें आपका सिंपल पास्ट का बन जाएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का बनेगा और पास्ट परफेक्ट का बनेगा। ठीक है, ये एकदम अब आपके सामने में क्लियर है। अगर फ्यूचर टेंस की बात कर लें तो उसमें भी आपका जो है सिंपल फ्यूचर का बनेगा, ठीक है, और उसके बाद इसमें आपका फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। इसे आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर लीजिए। यानी कि जो छूट रहा है उस पर दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, अब टेंस के बाद इसमें आपको और एक चीज जो है वो एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आ सकता है, जिसका हम लोग पैसिव फॉर्मेशन करते हैं। ये तो मैं जानकारी के लिए आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप सीख सकें। वो क्या आता है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप सेंटेंस को देखते हैं। वैसे वॉइस में भी आपका सेंटेंस ही है, लेकिन सब तरह के सेंटेंस से हम लोग जो है वहां पे काम नहीं करते हैं। तो इसमें सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग का कौन कौन सेंटेंस आता है, तो ये मैं बता देना चाहता हूं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ऐसा आप जानते होंगे, और लेकिन 5 में सबका नहीं बनता है। किसका बनता है भाई, तो पहला देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस का बनेगा। ठीक है, दूसरा देख लो भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बनेगा। ठीक है, और तीसरा देख लो भाई इंपेरेटिव सेंटेंस का बनेगा। और इसके बाद जो आपका ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसका पैसिव फॉर्मेशन नहीं होता है। इसको ध्यान में रखेंगे ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना होने लगे, आपको कभी ऐसा नहीं लगे कि ये मैं जो सीख रहा हूं कहीं अधूरा तो नहीं सीख रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, इसमें आपका इन्फिनिटिव भी आता है।
इसमें जो मैं सिखाऊंगा ना, तो इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस जो है वो कैसे पेसिव में चेंज होते हैं मैं वो भी सिखाऊंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो चलिए आज हम लोग टेंस से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज टेंस को सीख लेते हैं, टेंस में जितना संभव हो पाएगा। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग सेंटेंस या फिर इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस, इसके बाद भी कुछ और है जो कि आ सकता है, उसको सीखेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले चलिए रूल्स पे चलते हैं कि ये जो आपका एक्टिव से पेसिव में बदलता है, इसको भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोगों को कोई समस्या नहीं रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए कि लिखा हुआ है कि रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पेसिव। मैंने पिछली वीडियो में भी इस पे चर्चा की थी, मैं एक बार फिर से चर्चा कर रहा हूँ और पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर बात कर लें इसको हम लोग, तो इसके अंतर्गत जो रूल आएंगे ना, वो आपको दो तरह के रूल आएंगे। पहला जो रूल होगा इसको आप जनरल रूल कह लीजिए, ठीक है, और दूसरा जो आएगा वो आपका स्पेशल रूल होगा। अब स्पेशल रूल और जनरल रूल से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे स्पेशल रूल समझ लो कि ये कुछ स्पेशल सेंटेंसेस पर ही लागू होगा, इस पे मैं बाद में चर्चा करूंगा। इसमें कुछ आपका स्ट्रक्चरल वॉइस भी आता है, उस पे भी मैं चर्चा करूंगा। नॉर्मली जो आप टेंस का आठों फॉर्म की बात अगर करते हैं तो वो आपके जनरल रूल के तहत आता है। जनरल रूल की चर्चा मैंने कल भी की थी, मैं अभी भी कर रहा हूं। तो मैंने कल क्या बताया था कि सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब डल भी सकता है, वर्ब यहाँ पे आपका V1, V2, V3, V4 या V5 कुछ भी रह सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। इस तरह का जो स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस होगा वो आपका क्या होता है भाई, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। अब इसी को पेसिव में कल भी हम लोग तोड़ रहे थे, आज भी हम लोग तोड़ेंगे और इसके बाद मैं इसको लिखा भी दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो हमने क्या सिखाया कि भाई पेसिव में बदलते वक्त ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि एक ऑक्सिलरी वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, तो ऑक्सिलरी वर्ब दे दो। यहाँ पर देखो कि ये जो वर्ब आपका आया है ना, ये वर्ब आपका जो टेंस में है, जिस टेंस का ये वर्ब है उस टेंस के ही वर्ब का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट का है, तो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से उठाना है। ऐसा नहीं है कि पास्ट कंटिन्यूअस ले सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ V1, V2, V3, V4, V5 में से कुछ भी रहे वर्ब का, तो केवल और केवल V3 फॉर्म ही आएगा। और उसके बाद आपका बाई आएगा और इस सब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना दो। और मैंने कल बताया था कि इस ऑब्जेक्ट को हम लोग एजेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही जो हमने अभी आपको सिखाया, इसको आप शब्द में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर एक्टिव वॉइस ये आपका हुआ और ये पेसिव वॉइस हुआ। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पेसिव में बदलते वक्त सब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा। ऑब्जेक्ट किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पेसिव में ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि मैंने क्या कहा, अगर रूल्स की बात कर लें तो मैंने कहा आपका कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और मैंने कहा आपको कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पेसिव वॉइस में बदलते वक्त का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैंने क्या बताया कि जिस टेंस से रिलेटेड होगा उसी टेंस का आप जो है वर्ब ले लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब चूंकि सब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होता है, तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आपको ऑक्सिलरी वर्ब का चयन करना है। टेंस तो ध्यान में रखना ही रखना है। हो सकता है यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ सकता है, हो सकता है आपका प्लूरल वर्ब लगाना पड़ सकता है।
इस समय में आप यह नहीं देखिएगा कि एक्टिव में सिंगुलर वर्ब था कि पैसिव में प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे आपको सीधा समझना है कि जो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा आपको चुन लेना है, केवल टेंस सही होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात जो मैंने अभी आपको बताई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म ही प्रयुक्त होगा। और चौथी बात कर लो भाई तो बाय लगा देना और ऑब्जेक्ट उठा करके वहां पे डाल देना, बस जनरल रूल के तहत यही आता है। और ये जो है आपका पूरे टेंस पर लागू होता है। तो चलिए आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करते हैं वॉइस सीखने का, ठीक है। तो तैयार हो जाइए पेन पेपर लेकर के, अभी बहुत कुछ बाकी है, आप वीडियो को देखते रहें। तो पहला हम लोगों का प्रेजेंट टेंस में आएगा सिंपल प्रेजेंट। डियर स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट की अगर बात कर लें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप स्ट्रक्चर क्या पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि एक्टिव वॉइस मतलब टेंस ही होगा। तो एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है, इसमें आपका V1 या V5 आता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो पुरानी बातें हैं उसी से चलेंगे। इसमें आपको जो है एक पेसिव में अगर बदलेंगे तो कैसे होगा, तो इसका पेसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सीधा समझना भाई यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब रखना और फिर आपको इस वर्ब के फॉर्म के लिए यहाँ पे भी वर्ब लाना पड़ेगा। तो केवल इसके लिए आप V3 फॉर्म लेंगे और फिर बाय लगा देना और फिर एजेंट लगा देना। ये एजेंट कौन होगा, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है यही आपका इसका जो है ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब लेना है ना, ये आपको मैंने क्या बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट है तो आपको अगले टेंस से काम करना है। तो अगले टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब क्या होता है भाई, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब होता है इज, एम, आर। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो इस सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब का चयन करना है। ये आपका सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है और ये आपका प्लूरल वर्ब भी हो सकता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यू राइट अ लेटर। देखो भाई यहाँ पे यू जो है वो सब्जेक्ट बना हुआ है, सब्जेक्ट में भी ये आपका क्या है, तो डूअर है। और जब सब्जेक्ट डूअर हो गया तो वो आपका कौन सा वॉइस हुआ, तो वो आपका एक्टिव वॉइस हुआ। अब अगर इसको पेसिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे भाई, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाओ तो लिखो अ लेटर। अब वर्ब लाना है, देखो यहाँ पे V1 का इस्तेमाल हुआ है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से वर्ब उठाएंगे। तो अब लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो इसके लिए वर्ब आप इज ले लो, इज। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाओ रिटर्न। अब बाय यू, देखो कितना आसानी से बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार का एक सेंटेंस आप बना सकते हैं कि आई हेल्प माई फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर कि आई आपका सब्जेक्ट है आपका और ये आपका डूअर है, यानी ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है और एक्टिव वॉइस में है तो पेसिव में बदलना है। तो माई फ्रेंड्स को सब्जेक्ट बनाओ, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स प्लूरल है, इज, एम, आर में से आपको चुनना है। तो अब प्लूरल के लिए क्या लेंगे, इज और एम तो सिंगुलर है तो यहाँ पे आर ले लो, माई फ्रेंड्स आर। अब हेल्प जो है ये V1 है, इसका V3 क्या हो जाएगा भाई, तो हेल्प्ड। फिर बाय लगाओ, बाय मी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आपकी बड़ी आसानी से ये आपका बन जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव को मैं स्पेशली पढ़ाऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि आपके दिमाग में आ जाए कि इसमें नेगेटिव रहे तो क्या हो सकता है, तो नेगेटिव रहेगा तब भी टेंशन नहीं लेना है, उसको भी आप लिख लीजिए। क्या लिख लेना भाई, तो पहले स्ट्रक्चर लिख लो
कि क्या हो सकता है। तो एक्टिव वॉइस में अगर देखें हम लोग तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस आपका डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हो सकता है आपका डोंट या डजंट भी रह जाए तो टेंशन नहीं लेना है, यही रहेगा। ठीक है, इसको भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पे भी आपको बदलने का वही नियम है। ऑब्जेक्ट को भाई अगर पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लेना है तो आगे वाले टेंस से उठाना है, तो डू डज रहेगा, अभी तो टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब क्या सब ले सकते हैं, तो इज एम आर में से जो मन होगा वो ले लीजिएगा सब्जेक्ट के अनुसार। फिर यहाँ पे आप नोट लगा देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नोट है, और इसके बाद V3 लगाना और उसके बाद बाई प्लस एजेंट लगाना, तो आपका ये भी तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो भाई कितनी आसानी से बन रहा है। तो यहाँ पर आप अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम लिखेंगे कि सी डज नॉट टीच यू। अब मैंने लिखा कि सी डज नॉट टीच यू, ये आपका सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, कुछ नहीं है। यू को पकड़िए, यानी इसको सब्जेक्ट बनाओ, लिखो यू। अब डज नॉट है, वर्ब चुन लीजिए, यू के अनुसार क्या होगा भाई, तो यू आर, फिर नॉट लगा देना, नॉट। अब टीच का V3 क्या हो जाएगा भाई, ट्राउट बाय हर। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों का ये बन जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप जो है पूरा वीडियो देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज वॉइस में सिंपल प्रेजेंट तो समझ में आया ही होगा, साथ ही वॉइस से संबंधित जितनी भी आवश्यक सावधानी रखने की आवश्यकता है वो भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आज मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो सहज रूप से प्राप्त हो सके। डियर स्टूडेंट्स, एक लाइक एक शेयर तो बनता है, जितना ज्यादा आप लाइक और शेयर करेंगे मैं उतना ज्यादा जो है आपके लिए तत्पर रहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।